खबर के साथ कर लेते हैं। खबर संसद भवन से है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी जब सांसद की शपथ लेने पहुंचे तो उन्होंने जय भीम, जय तेलंगाना के साथ साथ जय फिलिस्तीन का भी नारा लगा दिया और इसके बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने ओवैसी के जय फिलिस्तीन वाले नारे का विरोध किया है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। संसद भवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। आज भी कई सारे सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है और जब एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी सांसद की शपथ लेने पहुंचे तो उन्होंने जय भीम, जय तेलंगाना के साथ साथ जय फिलिस्तीन का भी नारा लगाया और इसके बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया। जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जिस संभालने वाला हूं इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। बढ़ते आगे, बात अगली बड़ी खबर की। इंडी गठबंधन में फूट देखने को मिला है। स्पीकर चुनाव को लेकर ये फूट। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि स्पीकर को लेकर कांग्रेस ने बात नहीं की। कांग्रेस ने एक तरफा फैसला लिया है। स्पीकर चुनाव पर फैसला ममता बनर्जी लेंगी। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां इंडिया गठबंधन के अंदर फूट देखने को मिला है। स्पीकर चुनाव को लेकर ये फूट, जिसमें टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि स्पीकर को लेकर कांग्रेस ने टीएमसी से कोई बात नहीं की। ये सारा फैसला कांग्रेस का एक तरफा है, इसलिए स्पीकर चुनाव पर फैसला ममता बनर्जी लेंगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भगवान सिंह कुशवाहा पहुंचे जेडीयू दफ्तर। सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने धन्यवाद दिया है और पूरी ताकत से जेडीयू को मजबूत करने का दावा किया है। विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन का भी दावा किया। रामबली चंद्रवंशी की खाली सीट पर चुनाव। भगवान सिंह कुशवाहा हैं जेडीयू के उम्मीदवार। पूर्व मंत्री हैं भगवान सिंह कुशवाहा। 2 जुलाई को नामांकन करेंगे और आज वो जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे। की तरफ से मुझे विधान परिषद के सदस्य के रूप में चयन किया गया। मैं सबको अपने तरफ से और दल की तरफ से एनडीए के सभी घटक दल को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और माननीय नीतीश कुमार जी ने मेरे कार्यशैली को देख करके, कामकाज को देख करके, हमारी मेहनत को देख करके और जो भरोसा किया उन्होंने, मैं उस भरोसे पर खरा उतरने का काम करूंगा और पार्टी के हित में काम करेंगे। लोकसभा स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ इंडिया अलायंस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला ने नामांकन किया तो विपक्ष ने के सुरेश को मैदान में उतार दिया है। कल सुबह 11 बजे सदन में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी। संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के पक्ष में एनडीए के नेताओं ने 10 सेट में नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के अन्य नेता मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए 3 सेट में नामांकन दाखिल किया है। तो स्पीकर चुनाव को लेकर कल चुनाव होना है और उसमें उसके पहले एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन आज दाखिल किया। तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं के सुरेश, जिन दोनों के बीच कल मुकाबला होगा। और आपको बता दें 11 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब सदन में इसको लेकर मतदान होंगे। स्पीकर पद पर आम सहमति इस बार नहीं बन पाई है और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ओम बिरला के नामांकन की, जब एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया और उस वक्त बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वहां मौजूद थे और ये विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश बने हैं जिन्होंने नामांकन किया है और कल
चुनाव होना है। Two election, the last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. The deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. Again, till 11:50, we are waiting for the reply from the government side, but they didn't give any reply. वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष शर्तों पर राजनीति करना चाहता है, दबाव की राजनीति कर रहा है, ये हमें स्वीकार नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि राजनाथ सिंह ने विपक्ष ओम बिरला की उम्मीदवारी के बारे में बताया और समर्थन की अपील की, लेकिन विपक्ष ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के लिए हमको समर्थन चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा तब मिल बैठकर बात कर लेंगे, लेकिन विपक्ष का कहना था कि हमें अभी के अभी डिप्टी स्पीकर पद के लिए समर्थन चाहिए। देखिए, अध्यक्ष के विषय पर बात करने के लिए श्री वेणुगोपाल जी और टीआर बालू साहब आए थे और माननीय रक्षा मंत्री जी से चर्चा उन्होंने की। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उन्हें अब एनडीए की तरफ से जो स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती है। अभी इसी समय आप इस शर्त को स्वीकार करिए तो शर्तों के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता है। अब वो क्या करेंगे वो जाने। हम लोगों ने अपनी तरफ से श्री ओम बिरला जी। वहीं सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहा हो। विपक्ष दबाव की राजनीति कर रहा है, लेकिन एनडीए आसानी से जीत जाएगा। सर्व सहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार के सुरेश के नामांकन का संदेश दूर तक जाएगा। भूमि से आपको परेशानी है क्योंकि ऐसी चीजें लोक विमर्श में चल रही हैं और मैं समझता हूं कि मैंडेट के संदेश के अनुसार अभी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। कई लोगों को अपने कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े। नहीं, सीधी सी कोशिश ये होगी कि आप ये देखिए कि इनको प्रोटेम स्पीकर होना था, नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष के ये साझा उम्मीदवार है तो ये संदेश कई। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। आज आपातकाल के 49 साल पूरे हो गए हैं। आपातकाल पर सियासी घमासान मचा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि आज का दिन बहुत कुछ याद दिलाता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरते हुए बैक टू बैक 4 पोस्ट किए हैं और इसमें उन्होंने लिखा है कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। यह दिन हमें याद दिलाता है कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा,
कि देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है। साल 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस का लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमित शाह ने लिखा, अहंकार में डूबी निरंकुश कांग्रेस सरकार ने एक परिवार के सत्ता सुख के लिए 21 महीनों तक देश में सभी प्रकार के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए थे। और देखिए, आज 25 जून है और आज ही के दिन 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ था। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। बीजेपी आज के दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में अघोषित आपातकाल है। काल लगाने वाले लोगों ने कहीं न कहीं संविधान को तार-तार किया। आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। उनको तो इस देश की जनता के से आज के दिन माफी मांगना चाहिए कि आज ही वो काला दिन है जिसने इस देश में लोकतंत्र की हत्या होते देखा था। पूरी तानाशाही रवैया के तहत कांग्रेस ने पूरे देश को अपने तानाशाही रवैये के अंदर ले लिया था और आज के दिन उन्होंने हर चीज पर पाबंदी लगाई थी। देश में कई राज्यों को उन्होंने राष्ट्रपति शासन से भंग किया हुआ है। तो ऐसे चीजें कहीं न कहीं इस पूरे कांग्रेस के इतिहास को दिखाता है और आज उसी कांग्रेस के गोद में बैठे हुए लोग आज कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने की दुहाई देते हैं। अरे जिनका जन्म ही संविधान को हमेशा खतरा दिया हो, जिन्होंने 1947 और 1950 में देश की कल्पना को इसलिए दो भागों में विभाजित कर दिया क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना था, तो जिन्होंने इस देश के विभाजन पे अपनी पद को बड़ा बनाया, वो आज क्या संविधान की दुहाई देंगे। ये तो इमरजेंसी थी, वो इतिहास बन गया और उसको लेकर के विपक्षी हर बार ये बोलते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगाया, लेकिन विगत 10 वर्षों से देश में जो अघोषित इमरजेंसी है, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जब जनता के हित में बात कही तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है, उनको घर से उनका जो सरकारी आवास है उसको खाली करा दिया जाता है। तो अभी जो स्थिति है एकदम लोकतंत्र में अघोषित इमरजेंसी की जैसी बनी हुई है। आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर हमला जारी है। जीतन राम मांझी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आपातकाल के दौरान हुए जुल्मों सितम के लिए कांग्रेसियों को माफी मांगनी चाहिए। तो जीतन राम मांझी का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपातकाल के दौरान हुए जुल्मों सितम के लिए कांग्रेसियों को जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं अब जीतन राम मांझी के पोस्ट पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने मांझी के बयान का समर्थन करते हुए आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, ये बात कही। तो आरजेडी और कांग्रेस ने मांझी को नसीहत देते हुए कहा कि देश में अघोषित आपातकाल है। लोकतंत्र की हत्या की गई थी। आज ही के दिन कांग्रेस ने संविधान की हत्या की गई थी और आज ये लोग बात करते हैं कि संविधान की हत्या कर रहे हैं हम लोग। अगर आज हत्या होती, अगर आज लोकतंत्र नहीं होता तो आप नहीं कह पाते कि चौकीदार चोर है, लेकिन उस समय किसी भी नेता प्रतिपक्ष का बयान हो, कोई पत्रकार अपने मन से कुछ भी छाप नहीं सकता था। इस तरह का अंकुश आपने मीडिया, कोर्ट, आमजन सब पर लगा दिया था। इसके लिए आपको आज माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार कार्यक्रम चला रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इस संबंध में जीतन राम मांझी जी पहले अपने एनडीए के नेताओं के कार्यक्रम और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देख लेते तो वो इस तरह की बातें करने से पहले 100 बार सोचे होते। पिछले 10 वर्षों से देश में अघोषित इमरजेंसी है। जिस तरह से लोटस ऑपरेशन के तहत चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग किया जा रहा है चुनी सरकार को गिराने के लिए, लोगों को टारगेट करने के लिए, जिस तरह से डिप्टी स्पीकर का जो पद होता है संवैधानिक पद, वो नहीं दिया गया विपक्ष को पिछले टर्म में, तो ये पीछे मनमानी तरीके से मोदी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। और अब बढ़ते हैं आगे। बिहार में अपराध पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी को लिखा है कि बिहार में दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रहे रिकॉर्ड तोड़ अपराध पर आपसे 2 शब्द निंदा की अपेक्षा है।
तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आपको चुनाव के वक्त ही जंगल राज के जंगली सपने आते हैं। आपकी जानकारी और संज्ञान के लिए 2 से 3 दिन की आपराधिक घटनाओं की दर्दनाक सूची साझा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार की आपराधिक घटनाओं का भी इस पोस्ट में जिक्र किया है। तो वहीं तेजस्वी यादव के पोस्ट पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए जंगल राज की याद दिलाई। बीजेपी जेडीयू का कहना है कि लालू राबड़ी राज में अपराधियों को सीएम आवास में ही पनाह दी जाती थी। नीतीश सरकार ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। तेजस्वी जी चाह करके भी यह डाटा नहीं रिलीज कर पाएंगे कि ये अपराध हुए और इसमें अपराधी नहीं पकड़ा गया या जेल नहीं गया, जबकि उनके समय में जो अपराध करते थे वह शान से राज करते थे और मुख्यमंत्री आवास पे रहते थे। यादव जी अपराध पर राजनीतिक प्रवचन दे रहे हैं। बिहार में आपराधिक घटनाओं पर हम कार्रवाई बताने को तैयार है कि घटना पर कोई बचता नहीं है कानून के जबड़े से, लेकिन आपको यह बताना चाहिए अपने माँ पिता से पूछकर कि 5243 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था लालू जी और राबड़ी जी के राज में, उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दीजिए, तब अपराध पर आप राजनीतिक प्रवचन दीजिए। तेजस्वी यादव जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसकी जांच में वही लोग दोषी पाएंगे जो किसी न किसी रूप से आरजेडी के द्वारा संरक्षित रहे होंगे, उनके द्वारा संपोषित रहे होंगे। एनडीए का कोई घटक दल ऐसे अपराधियों से, दबंगों से उतनी ही दूरी बनाता है जितनी दूरी हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आरजेडी के लोगों से बनाते हैं। आज लगातार हर जगह गोलियों से भूना जा रहा है लोगों को, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार हो रहे हैं। इसे अपराधी राज ही कहेंगे। तेजस्वी यादव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिहार में पूरी तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराधी मस्त हैं और सरकार और प्रशासन पस्त है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीट मामले में कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, जो भी गलत किए हैं बच नहीं पाएंगे। वहीं बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव के पोस्ट पर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद बिहार में गुंडा राज के प्रतीक हैं। सीएम आवास में गुंडागर्दी होती थी और रंगदारी वसूली जाती थी। लालू जी पंचायती करते थे। लगातार कार्रवाई चल रहा है और जो अपराधी हैं उसको छोड़े नहीं जा सकते, एकदम स्पष्ट तौर पर है। और अब तो सीबीआई ने भी इसको टेकअप कर लिया है। सीबीआई सब पर कार्रवाई करेगी, एकदम श्योर रहिए, और जवाब देना पड़ेगा एक एक व्यक्ति को। दिमाग खराब हो गया है, उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती थी, सीएम हाउस में बैठकर रैंसम वसूले जाते थे और लालू प्रसाद जी पंचायती करते थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है लालू जी का। बिहार में बढ़ते अपराध पर आरजेडी ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, यहां कानून का राज खत्म हो गया है। बिहार धीरे धीरे अपराधियों की चपेट में चला गया है। आम आदमी का जान यहाँ की कीमत नहीं रह गई है। सुबह हो शाम हो जहां देखिए अपराधियों के शिकार हो रहे हैं आम आदमी। सुबह निकलो वहां गोलियों की ततराहट से जाने जा रही है। बिहार का कोई इलाका नहीं जहां अपराधी का तांडव नहीं हो रहा है। कानून का राज तो मर चुका है बिहार में। वहीं कैमूर पहुंचे मंत्री संतोष कुमार ने कहा है कि जो पुल गिरा है वो 50 साल पुराना है। बिहार में तेजस्वी यादव के समय में भी पुल गिरा था। सब जानते हैं कि पुल किसके चलते गिरा है। मंत्री संतोष कुमार ने तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर भी तंज कसा है। देखा था आप ही लोग के चैनल के माध्यम से, और कुछ पुल गिरा है तो एक बार तो तेजस्वी जी के समय में पुल गिरा था। अब उसकी हम चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि आप लोग कहिएगा कि है तो राजनीति कर रहा है ही, लेकिन पुल गिरा है तो गिरा है और किसके चलते गिरा है सब जानता है। नहीं करते हैं उनका